नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। इन दिनों भारत में जो हो रहा है उसने पुलिस और उसके काम करने के तरीके को लेकर हमारी समझ को गड्ढमड्ढ कर दिया है। पुलिस किसी आरोप में फला व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी या नहीं, इसमें आरोपी के रसूख की भूमिका हमेशा से थी और इसे लेकर एक मौन स्वीकार्यता भी। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है, कौन से राज्य की पुलिस किसे कहां से गिरफ्तार कर सकती या नहीं कर सकती। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एफआईआर या वारंट है या नहीं। आरोपी की गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब उसे गिरफ्तार होने दिया जाए। दो राज्यों की पुलिस के बीच सहयोग और असहयोग के इस खेल को हमने कई बार कैमरों पर देख लिया, आज भी ऐसा ही हुआ। इसलिए लल्लन टॉप शो में हम कुछ उदाहरणों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में राजनीतिक दल अपने हितों के लिए पुलिस खेल रहे हैं। सवाल प्रक्रिया को लेकर भी होंगे और परंपरा को लेकर भी, और सबसे बड़ा सवाल नैसर्गिक न्याय का, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लल्लन टॉप शो, जिसमें सबसे पहले दिन का वीडियो। दिख रहे? हाँ। ये वीडियो नवी मुंबई के वहल इलाके में पड़ने वाली उल्वे रोड का है, जहां मॉनसून की बारिश के बाद सड़कों का ये हाल हो गया। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें मुंबई से आया करती थी। जब नवी मुंबई को बसाया गया तो दावा यही किया गया कि ये वेल प्लान्ड शहर है, नियोजित, यहाँ मुंबई जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन बारिश के मौसम में क्या मुंबई, क्या नवी मुंबई, हर जगह का हाल एक जैसा है। एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें एक स्कूल बस पानी में फंस गई, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया। मॉनसून की शुरुआती बारिश के बाद ही नवी मुंबई के खांडेश्वर रेलवे स्टेशन तक में पानी भर गया, जो प्रशासन की तमाम तैयारियों के दावे की पोल खोलने के लिए काफ़ी था। ये सोचने वाली बात है कि असम से लेकर मुंबई तक हमारा बनाया सब कुछ थोड़ी सी बारिश के बाद डूब क्यों जाता है। हमने प्रकृति और कानून के नियमों की अनदेखी की और अब अपनी गलतियों को भुगत रहे हैं। ये था दिन का वीडियो, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नूपुर शर्मा विवाद से जुड़ी हुई है। बीते दिनों में सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने उनको लेकर तल्ख टिप्पणियां की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी विरोध भी हुआ था। आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की उन टिप्पणियों के खिलाफ देश की कई गणमान्य हस्तियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस, नौकरशाह, सैन्य अधिकारी और बुद्धिजीवियों ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनबी रमन्ना के नाम खुला पत्र लिखा। पत्र में इन लोगों ने 11 बिंदुओं पर कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना की। पत्र पर दस्तखत करने वालों ने कोर्ट की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण और न्यायिक नैतिकता और सिद्धांतों के खिलाफ बताया। चिट्ठी में कहा गया कि नूपुर शर्मा न्यायिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के तहत संरक्षण और राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। उन्होंने कानूनी राहत के लिए सबसे ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाया, जो सिर्फ यही कोर्ट दे सकता था। लेकिन याचिका के आधार और प्रार्थनाओं से पीठ की टिप्पणियां कहीं मेल खाती नहीं दिखी। अगर वो टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया और सिद्धांतों के मुताबिक थीं, तो आदेश में उनका जिक्र क्यों नहीं था। आदेश के मुताबिक तो लगता है कि नूपुर शर्मा को न्यायिक राहत पाने के अधिकार से इनकार ही किया गया है। ये संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। खुली चिट्ठी में कहा गया कि कोर्ट की टिप्पणियों से ये छवि बनी कि देश में जो कुछ हुआ इसके लिए नूपुर ही जिम्मेदार हैं। कोर्ट के सामने दायर याचिका में ये मुद्दा ही नहीं था कि वो दोषी हैं या नहीं, लेकिन कोर्ट ने टिप्पणियों के जरिए बिना ट्रायल पूरा हुए फैसला ही सुना दिया कि वही दोषी हैं। यह भी कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग कोर्ट की टिप्पणियों से सदमे में हैं, क्योंकि पीठ की टिप्पणियों के मुताबिक तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को हाईकोर्ट में अर्जी लगाने की कहा था, जबकि ये किसी हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह भी कहा गया कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाने वाला है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसी टिप्पणियां वापस ली जानी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद नूपुर शर्मा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज नूपुर शर्मा को धमकी देता हुआ एक और बयान वायरल हुआ। इसको वीडियो देखिए, फिर आगे की बात। और पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नूपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान,
ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो क्या क्या हो रहा दुनिया में, गोलियां खाई है। वीडियो में सलमान चिश्ती नाम का व्यक्ति नूपुर शर्मा की गर्दन लाने वाले को अपना मकान देने की बात करता नजर आया। सलमान चिश्ती दरगाह पुलिस थाने का एक हिस्ट्री शीटर है। लगभग 2 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए सलमान चिश्ती खुलेआम नूपुर शर्मा को कत्ल किए जाने की धमकी दे रहा है। बीच में रोता है और अंग्रेजी में बोलने लगता है। बताया गया कि सलमान चिश्ती का नाता दरगाह से भी है। वो दरगाह का खादिम है। खादिम मतलब एक तरह का सेवादार। इस पर दरगाह की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि अंजुमन कमेटी खादिमों की ठेकेदारी नहीं कर सकती। सलमान चिश्ती ने वीडियो अपने घर से बनाया और दरगाह का पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। खबर है कि सलमान चिश्ती के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। इससे पहले भी अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के निजाम गेट से 17 जून के रोज नफरत भरे नारे लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 25 आरोपियों को चिन्हित कर मुकदमा लिखा था। दूसरी सुर्खी कर्नाटक हाईकोर्ट से जुड़ी है। जस्टिस HP संदेश ने सोमवार को एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो पर की गई उनकी टिप्पणी की वजह से ट्रांसफर की धमकी दी जा रही है। उनका वो बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे ट्वीट किया और कहा कि एक जज को कर्नाटक बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर धमकी दी जा रही है। एक के बाद एक संस्थानों को बीजेपी बुलडोज कर रही है। उन सभी को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो अपना काम बिना डर के कर रहे हैं। दरअसल जस्टिस संदेश ने मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, मैं किसी से डरता नहीं, किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं, मैं किसी की राजनीतिक विचारधारा का पालन नहीं कर सकता। किसान का बेटा हूं, खेती भी कर लूंगा, मगर लोगों की भलाई के वास्ते तबादले के लिए। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। Your ADGP is so powerful and some person spoken to one of our High Court judge. Judge came and sat with me and he says, giving an example of transferring of one of the judge to some other district. I will not hesitate to mention the name of a judge also. He came and sat by the side of me and there is a threat to this court. I am going to protect the independence of judiciary at the cost of my judgeship. This should not happen. This should not happen. कोर्ट में बोलते हुए जस्टिस संदेश ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये पूरा मामला रिश्वत के केस से जुड़ा है। बेंगलुरु शहरी जिला आयुक्त कार्यालय में डेप्यूटी तहसीलदार को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। डेप्यूटी तहसीलदार ने रिश्वत के लिए जिला आयुक्त मंजुनाथ को कोर्ट में जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि उनका FIR में नाम नहीं है। इसी केस पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस संदेश ने कहा कि ACB एक दागी ADGP के नेतृत्व में काम कर रही है। तीसरी सुर्खी, केंद्र सरकार के कुछ आदेशों के खिलाफ ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने कंटेंट को लेकर सरकार के कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि ट्विटर इंक अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कानूनी तौर पर चुनौती देने का मन बना रही है। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी द्वारा न्यायिक समीक्षा की यह कोशिश सरकार के साथ कंटेंट रेगुलेशन को लेकर जारी टकराव का एक हिस्सा है। बीते दिनों भारत सरकार के IT मंत्रालय ने कुछ आदेशों का पालन नहीं करने की स्थिति में ट्विटर को आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। दावा है कि सरकार ने ट्विटर से पिछले साल स्वतंत्र सिख राष्ट्र के समर्थन वाले अकाउंट्स और ऐसे दर्जनों ट्वीट्स पर कार्रवाई को कहा था, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के मामले में सरकार की आलोचना की गई थी। इस बीच सरकार की ओर से कहा गया कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। भारत के कानून का पालन समान रूप से सभी को करना होगा। अगली सुर्खी, लॉकडाउन पीरियड को छोड़ दिया जाए तो देश में जून का महीना रोजगार बाजार के लिए सबसे खराब रहा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की तरफ से जुटाए आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में देश में बेरोजगारी दर में इजाफा देखने को मिला है। जून में बेरोजगारी बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई, जबकि मई में यह दर 7.12% थी। रोजगार के मामले में बुरा हाल गांव में देखने को मिला। देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण गांव में लोगों को काम नहीं मिल पाना बताया गया। जून में रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट यानी ग्रामीण रोजगार दर 6.62% से उछलकर 8% के पार पहुंच गई। गांव में बेरोजगारी बढ़ने की मुख्य वजह मौसम में गड़बड़ के चलते लोगों को खेती किसानी का काम नहीं मिल पाना है। हालांकि जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे फसलों की बुवाई बढ़ेगी, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिल सकती है। आखिरी सुर्खी, मां काली के विवादित पोस्टर मामले में दिल्ली और यूपी में FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने मां काली पोस्टर मामले में सेक्शन 153A और 295A के तहत FIR दर्ज की।
असल में दिल्ली पुलिस को काली मां के पोस्टर विवाद में 2 शिकायत मिली थी। एक शिकायत नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और एक शिकायत आईएफएसओ को दी गई थी। फिलहाल आईएफएसओ यूनिट ने ये तस्वीर लगाने वाली डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया। लीना के खिलाफ एक एफआईआर यूपी में भी दर्ज की गई। दरअसल कनाडा में मां काली का एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया एक परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए उसको डॉक्यूमेंट करने के दावे के साथ, जिसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया और हाथ में एलजीबीटी के समर्थन वाला प्राइड फ्लैग भी है। ये पोस्टर 2 जुलाई को रिलीज हुआ था और इसे कनाडा में आयोजित एक प्रोजेक्ट अंडर द टेंट के तहत प्रदर्शित किया गया था। ये प्रोजेक्ट टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। इस मामले में कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने भी आपत्ति जताई। उच्चायोग ने कहा कि उन्हें हिंदू समुदाय की तरफ से शिकायत मिली है कि कनाडा में अंडर द टेंट प्रोजेक्ट के तहत एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की बेअदबी की गई है। हमने कार्यक्रम के आयोजकों से अपनी चिंता जताई और इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस पोस्टर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक बयान दिया। कहा कि वह मां काली को मांस खाने और शराब पीने वाली देवी के रूप में देखती हैं। सोशल मीडिया पर महुआ के इस बयान की खूब आलोचना हुई तो टीएमसी ने अपनी सांसद के बयान से खुद को अलग कर लिया। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 1978 की सुपरहिट फिल्म डॉन का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। जब डॉन चारों तरफ से पुलिस से घिरा होता है तब वो सोनिया से कहता है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिनेमा पर अपराध और अपराधियों के महिमा मंडन के जितने आरोप लगाए जाएं, लेकिन डॉन एक बात को लेकर बड़ा स्पष्ट था। कानून तोड़ने वाले आरोपी एक तरफ और पुलिस दूसरी तरफ, और सिर्फ एक नहीं, सलीम जावेद के लिखे के मुताबिक 11 मुल्कों की। लेकिन 1978 से लेकर 2022 तक गंगा जी में बहुत पानी बहा और अब 11 मुल्कों की पुलिस तो क्या, 2 राज्यों की पुलिस भी साथ काम नहीं कर पाती, खासकर तब जब दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हों। कौन गिरफ्तार होगा और कौन नहीं, यह अब इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आरोप क्या है, यह अब इस बात पर निर्भर करता है कि आरोपी कौन है और उसे गिरफ्तार कौन करना चाहता है। पुलिस और पार्टी वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना स्पष्ट और सरल है कि आप वारंट आने से पहले बता सकते हैं कि फला आरोपी की गिरफ्तारी फला मामले में आसान है, मुश्किल है या फिर डॉन की तरह नामुमकिन। और मजे की बात यह कि इन सब में गिरफ्तार करने वाली भी पुलिस होती है और गिरफ्त में अड़ंगा लगाने वाली भी पुलिस होती है। एक लंबी सूची है। मोहम्मद जुबैर, जिग्नेश मेवानी, तेजिंदर बग्गा, रिया चक्रवर्ती और अब रोहित रंजन। किरदार के साथ कार्रवाई बदल जाती है। शुरुआत करते हैं रोहित के मामले से। रोहित रंजन एक प्राइवेट समाचार चैनल में एंकर हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आज छत्तीसगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की पुलिस के बीच जो खींचतान हुई वो वायरल वीडियो की शक्ल में दिन भर आपके सामने आती रही। लेकिन इस खींचतान पर आने से पहले आपको इसकी भूमिका समझनी होगी। 21 जून के रोज दोपहर 4 बजे के करीब केरल के वायनाड जिले में सांसद राहुल गांधी के दफ्तर पर बलवाइयों ने हमला किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दफ्तर में तोड़फोड़ करने वाले बलवाइयों के हाथ में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के झंडे थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी की सीपीएम की स्टूडेंट विंग है। इस घटना ने पूरे देश में खबर इसलिए भी बनाई कि जब नुकसान का जायजा लिया गया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर फर्श पर पड़ी मिली। दर्शक जानते ही हैं कि एसएफआई, जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम का जो केरल में इस समय सरकार चला रहे हैं पिनरई विजयन, उनका छात्र संगठन है। केरल की पिनरई विजयन सरकार क्या इनको संरक्षण दे रही है? क्या लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? सीपीएम सबसे बड़ा घटक दल है, तो इस हमले को सत्ताधारी दल द्वारा विपक्षी पार्टी के नेता पर हमले की तरह भी लिया गया। 1 जुलाई को जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे तब उनसे दफ्तर पर हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बयान दिया था। The children who did this, I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. I don't. इस बयान में राहुल ने एक वाक्य का इस्तेमाल किया था, दे आर किड्स, आई डोंट थिंक दैट दे अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब ये बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीज़ों के परिणाम समझते हैं, इसलिए इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन 1 जुलाई के रोज़ रोहित रंजन ने अपने
टीवी शो में इन वाक्यों को उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या से जोड़कर दिखा दिया और सवाल किया कि उदयपुर के हत्यारे बच्चे हैं या फिर आतंकवादी। इस खबर को भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुब्रत पाठक और कई लोगों ने ट्वीट भी किया। कांग्रेस 1 जुलाई की रात को ही इसे लेकर एक्टिव हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत लिखकर शिकायत की कि भाजपा नेता फेक न्यूज यानी फर्जी खबर फैला रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और सोशल मीडिया सेल की अध्यक्षा सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेताओं ने भी ट्विटर पर एक फैक्ट चेक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 जुलाई को रोहित के चैनल ने अपनी खबर को वापस ले लिया और ऑन एयर खेद प्रकट किया। अब तक जिन लोगों ने इस खबर को ट्वीट किया था उन्होंने भी धड़ाधड़ अपनी टाइमलाइन की सफाई शुरू कर दी। लेकिन कांग्रेस इतनी जल्दी इस बात को शांत होने देने के मूड में थी नहीं, तो पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज करवानी शुरू की, जिसकी चपेट में भाजपा नेता भी आए। ऐसी एक एफआईआर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ में दर्ज कराई। इसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पुलिस आज सुबह रोहित रंजन को गिरफ्तार करने नोएडा, गाजियाबाद पहुंच गई। आपने भूमिका समझ ली। अब आते हैं ड्रामे पर। सुबह 6:15 बजे रोहित ने ट्वीट करके बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस बिना स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए उन्हें गिरफ्तार करने आ गई। इस ट्वीट में रोहित ने योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एसएसपी गाजियाबाद और लखनऊ जोन के एडीजी को भी टैग किया। सुबह 8 बजे इसका जवाब देते हुए रायपुर पुलिस ने लिखा कि जानकारी देने का नियम नहीं है, फिर भी जानकारी दी गई है। आपको वारंट दिखा दिया गया है, आप सहयोग करें और न्यायालय में अपना बचाव करें। 8:30 बजे के करीब गाजियाबाद पुलिस ने भी रोहित के ट्वीट पर जवाब दिया, कहा कि प्रकरण स्थानीय थाने के संज्ञान में है और इंदिरापुरम पुलिस मौके पर है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही बताएंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की गिरफ्तारी को लेकर गाजियाबाद पुलिस और रायपुर पुलिस के बीच खींचतानी हुई। प्रक्रिया को लेकर बहस चलती रही। इस बीच नोएडा पुलिस वहां पहुंची और कहा कि उनके इलाके में रोहित के खिलाफ केस दर्ज है। इसके बाद नोएडा पुलिस रोहित को हिरासत में लेकर चली गई। भास्कर ने यह भी लिखा कि रोहित के खिलाफ नोएडा पुलिस के यहाँ केस कब दर्ज हुआ ये अफसरों ने नहीं बताया। अखबार ने एक खबर रायपुर से भी प्रकाशित की, जिसमें रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के हवाले से लिखा गया कि रोहित की गिरफ्तारी के वक्त स्थानीय पुलिस ने बाधा उत्पन्न की। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी मौजूद हैं जिसमें नजर आता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों की आईडी पर भी सवाल उठाया गया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों सूबों की पुलिस के बीच धक्का मुक्की में रायपुर के सीएसपी उदयन बिहार की कॉलर भी पकड़ी गई। अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर पर गौर करिए। इसमें एक पुलिस सूत्र के हवाले से नोएडा पुलिस का पक्ष लिखा गया। खबर के मुताबिक रोहित के चैनल ने राहुल गांधी के वीडियो के संबंध में अपने कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी। चूंकि रोहित एंकर थे इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तो आपने देखा कि इस पूरे प्रकरण ने कितनी बार गुलाटी खाई। ये 2 राज्यों की पुलिस के बीच असहयोग का उदाहरण है। अब आपको कुछ और उदाहरण देते हैं जिसमें आप सहयोग और असहयोग का पैटर्न समझ पाएंगे। अगस्त 2020 सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद अलग अलग एंगल पर जांच शुरू हुई। कभी हत्या तो कभी आत्महत्या तो कभी ड्रग्स। उन दिनों बिहार चुनाव के लिए माहौल गर्म था, तो इस मामले में बिहार पुलिस की एंट्री भी हुई। बिहार में एक एफआईआर दर्ज हुई और इस संबंध में जांच के लिए बिहार पुलिस की टीम पटना के एसपी विनय तिवारी के नेतृत्व में मुंबई पहुंची। लेकिन यहां बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना गाइडलाइंस के नाम पर उन्हें क्वारंटीन कर दिया। यह असहयोग का एक उदाहरण था। 20-21 अप्रैल की दरमियानी रात असम पुलिस गुजरात पहुंची और वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए एक ट्वीट के संबंध में गिरफ्तार किया और पुलिस आसानी से जिग्नेश को अपने साथ असम ले भी गई। ये सहयोग का उदाहरण है। अगले उदाहरण पर चलते हैं। 6 मई 2022 पंजाब पुलिस की एक टीम भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली आई। बग्गा को लेकर रवाना हुई। इतने में दिल्ली पुलिस को तेजिंदर के पिता की तहरीर मिल गई कि उनके बेटे को अगवा किया गया। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि उन्हें गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई थी और किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया और इस बिना पर हरियाणा पुलिस से मदद मांगी गई। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया और कथित अपहृत बग्गा को छुड़ाकर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। पर आश्चर्यजनक रूप से कथित अपहरणकर्ताओं को छोड़ दिया गया। ये सहयोग और असहयोग दोनों का उदाहरण है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच सहयोग और पंजाब की पुलिस के साथ दोनों सूबों की पुलिस का असहयोग। फिर 28 जून को दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया। आरोप लगाया धार्मिक भावनाओं को भड़काने का। 4 जुलाई को जुबैर यूपी के सीतापुर में नजर आए क्योंकि यहां भी एक मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि जुबैर ने बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर कहा। यह मामला संज्ञेय है या नहीं इस पर कानूनी जानकारों के अपने मत है, लेकिन जुबैर को लेकर
दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के बीच जो नजर आया वो सहयोग ही था। तो आपने देखा सहयोग असहयोग का ये खेल कैसे चलता है। अब नियमों की जानकारी ले लीजिए। पुलिस अधिकारी को मामला सौंपे जाने के बाद जांच करने के लिए राज्य क्षेत्र से बाहर जाने के लिए लिखित में या फोन पर उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी, पहला नियम। दूसरा, ऐसे मामले में जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने का फैसला करता है तो उसे तथ्यों को और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। संतोषजनक रूप से यह स्थापित करना होगा कि गिरफ्तारी जांच के उद्देश्य के लिए जरूरी है। तीसरा नियम, पुलिस को सीआरपीसी की धारा 78 और 79 के तहत गिरफ्तारी और तलाशी वारंट की मांग करने के लिए क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा, सिवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जब आरोपी के भाग जाने या सबूत के गायब होने की आशंका हो। चौथा नियम, राज्य से बाहर जाने से पहले पुलिस अधिकारी को अपने पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी में एक विस्तृत डिपार्चर एंट्री बनानी होगी। इसमें उनके साथ जाने वाले पुलिस अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के नाम होने चाहिए, वाहन संख्या, जाने का उद्देश्य, प्रस्थान का समय और तारीख भी दर्ज करनी होगी। पांचवा नियम, यदि संभावित गिरफ्तारी महिला की है तो एक महिला पुलिस अधिकारी को टीम का हिस्सा बनाना होगा। छठवां नियम, पुलिस अधिकारी अपने साथ पहचान पत्र अवश्य ले जाने होंगे। टीम में सभी पुलिस अधिकारी वर्दी में होने चाहिए, वर्दी पर उनका नाम लिखा होना चाहिए। सातवां नियम, दूसरे राज्य का दौरा करने से पहले पुलिस अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जांच या गिरफ्तारी करने जा रहा है। उसे अपने साथ एफआईआर और बाकी दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित राज्य की भाषा में ले जानी होंगी। आठवां नियम, दूसरे राज्य में गिरफ्तारी वाली जगह पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस टीम को संबंधित इलाके के पुलिस थाने को सहायता और सहयोग के लिए सूचित करना होगा। स्थानीय एसएचओ को सभी कानूनी सहायता देनी होगी। ये काम फोन या मैसेज पर नहीं होगा बल्कि इसके लिए सशरीर उस थाने में जाना होगा। नवां नियम, गिरफ्तार व्यक्ति को राज्य से बाहर ले जाने से पहले अपने वकील से परामर्श करने का अवसर देना होगा। 10वां नियम, गिरफ्तार आरोपी को नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश होनी चाहिए, अन्यथा सीआरपीसी की धारा 56 और 57 का उल्लंघन किए बिना क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के भीतर पेश करना होगा। 11वां नियम, वापस लौटते समय पुलिस अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन का दौरा करना चाहिए। गिरफ्तार आरोपी को राज्य से बाहर ले जाने से पहले उसके नाम और पते को रोजनामचे में दर्ज करना होगा। पीड़ित का भी नाम बताना होगा। 12वां नियम, वापस अपने राज्य के पुलिस थाने में पहुंचने पर पुलिस अधिकारी को डेली डायरी में उसके द्वारा की गई जांच, गिरफ्तार व्यक्ति और बरामद वस्तुओं को इंगित करना होगा। वो अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, संबंधित एसएचओ को भी तुरंत इसकी सूचना देंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ऐसी जांच की निगरानी करेंगे। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में उन विषयों का बंटवारा है जो केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 7वीं अनुसूची में दूसरे नंबर पर राज्य की सूची है। इसमें पहले और दूसरे विषय पर गौर करिए। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। जरूरी है कि पूरे देश के पब्लिक ऑर्डर के लिए सभी सूबों की पुलिस साथ में काम करे और नियमों के तहत काम करे ताकि किसी को यह कहने का मौका ना मिले कि पुलिसिया कार्रवाई की आड़ में राजनीतिक दुश्मनी निभाई जा रही है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी ऐसी उम्मीद है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।